नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है भोर ऑन द इंस्पायर एंड एजुकेशन हब कोचिंग क्लासेस में। अभिवादन स्वीकार करें रवि ठाकुर का। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में हम लोग देखे थे आर्थिक जो विकास देखे थे। भारत में आर्थिक विकास देख लिए थे। आर्थिक विकास के तहत हम लोगों ने पहला पंचवर्षीय योजना के बारे में देख लिए थे। क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या घटना हुआ था पहला पंचवर्षीय योजना में, या फिर हम लोग उसके पहले देखे थे कि जो पंचवर्षीय योजना जो बना था, पहला पंचवर्षीय योजना जो आया था, मतलब इसका जो पिछला वीडियो हम लोग देखे हैं उसमें पूरा कैसे कैसे कौन कौन सा योजना आया था, क्या क्या योजना आया था, कब कब के कौन सा योजना आया था, उस योजना का उद्देश्य क्या था, ये सब चीज़ के बारे में देख लिए थे। और उसके तहत हम लोग ने पहला पंचवर्षीय योजना भी देख लिए थे। और आज हम लोग को देखना है उसी पंचवर्षीय योजना के जो सीरीज है उसी को हमको आगे बढ़ाना है। तो थोड़ा से 5 मिनट रिवाइज करेंगे कि जो पहला वीडियो था, जो पहला लेक्चर हम लोग देखे थे, जो पहला पंचवर्षीय योजना जो देखे थे वो क्या क्या हम लोगों ने पढ़े थे। तो देखे थे हम लोग क्या, भारत में आर्थिक विकास, क्या देखे थे हम लोग ने, भारत में आर्थिक विकास। भारत में आर्थिक विकास के बारे में हम लोग चर्चा कर लिए थे। और ये आर्थिक विकास का क्रम क्या क्या रहा, कैसे कैसे भारत में ये आर्थिक विकास हुआ था, ये सब चीज के बारे में हम लोग अच्छे डिटेल से पहला क्लास में देखे थे, पढ़ लिए पिछले क्लास में। तो हम लोग देखे थे क्या 1927 से स्टार्ट किए थे। इसका विकास तो और पहले से, लेकिन हम लोग मानते कहाँ से है, 1927। 1927 में एक संस्था आया था, एक संस्था बना था, उस संस्था का नाम क्या था, फिक्की। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिक्की के नाम से जानते हैं। तो फिक्की आया था कब, 1927 में फिक्की आया था। इसी 27 में जो फिक्की बना था तो इन्होंने एक अपना योजना प्रस्तुत किया था। और योजना इन्होंने प्रस्तुत किया था 1933 में। 1933 में एक योजना प्रस्तुत किया था। इस योजना के तहत बताया गया था कि भारत में आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक नियोजन के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए करके। फिर आया था 1934 आया था। 1934 में हम लोगों ने देखे थे कि एम एन राय का जो योजना लेके आए थे। उसके बाद 1938 में देखे थे कि कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था हरिपुरा में। फिर उसमें एक भारतीय नियोजन समिति बनाया गया था जिसका अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। और जिस समय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुए थे, अधिवेशन हरिपुरा गुजरात में हुआ है। और उसका अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को क्या उसका वो अध्यक्ष बने थे। उसके बाद एक फिर योजना आता है कि 1944 में बॉम्बे प्लान लेके आए थे। भारत के बॉम्बे के 8 बड़े उद्योगपति ने एक प्लान लेके आए थे जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। 1944 में ही 1944 में गांधीवादी योजना आए थे। और गांधीवादी योजना को लेकर कौन आए थे, श्रीमन नारायण अग्रवाल। श्रीमन नारायण अग्रवाल गांधीवादी योजना लेके आए थे 1944 में, जिसका भी मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारत में आर्थिक विकास होना चाहिए। और भारत में आर्थिक विकास कैसे होना चाहिए, तो उन्होंने महात्मा गांधी का जो जो मानना था, महात्मा गांधी का जो सोच था, उन्हीं के विचार था, महात्मा गांधी का विचार था, उसी विचार के अनुरूप एक योजना लेके आए थे। क्योंकि महात्मा गांधी का मानना था कि भारत देश कहाँ बसता है, गाँव में बसता है। तो गाँव का विकास करने के लिए हम लोग को क्या निवेश करना चाहिए, तो फिर कुटीर उद्योग का क्या होना चाहिए, लघु उद्योग या फिर कुटीर उद्योग का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। इन्हीं सब का विकास करके हम लोग क्या कर सकते हैं, भारत का विकास कर सकते हैं। फिर इसी समय इसी क्रम में आगे बढ़े थे और 1950 आया था। 1950 में जयप्रकाश नारायण 1950 में जयप्रकाश नारायण आए थे। और जयप्रकाश नारायण एक योजना लेके आए थे। इस योजना को हम लोग क्या नाम से जानते हैं, सर्वोदय योजना के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। इसी समय एक व्यक्ति के नाम हम लोग देखे थे, कौन सा, केसी नियोगी। केसी नियोगी, इस व्यक्ति को हम लोग देखे थे, कौन सा, केसी नियोगी। यही केसी नियोगी बताया था कि इससे पहले जितना भी योजना आए थे सभी योजना ने बताया था कि भारत में 15 वर्षीय योजना होना चाहिए। मतलब 15 वर्ष के लिए क्या एक योजना बनाना चाहिए करके। पहला व्यक्ति हुए कौन, केसी नियोगी, जिन्होंने बताया था कि भारत में जो योजना बना रहे हो कितने साल की होनी चाहिए, 5 साल के लिए इसका योजना क्या होना चाहिए 5 साल की योजना बनना चाहिए करके। फिर इसको मान लिया गया था। बाद में फिर इसी केसी नियोगी को वित्त आयोग का पहला अध्यक्ष बना दिया जाता है। वित्त आयोग के बारे में तो खैर अभी चर्चा करेंगे, पता होगा। भारत के अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का एक चर्चा किया गया है। वित्त आयोग संस्था का निर्माण का क्या बताया गया है, उसके बारे में उल्लेख है अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में ये सब हम देख लिए थे पिछला वीडियो में, कैसे कैसे क्या क्या बना था। भारत का पहला आईआईटी बना था, पहला पंचवर्षीय योजना के तहत ही भारत में हीराकुंड बांध बना था। फिर फिर भारत का पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना बना था। या फिर भारत का पहला बांध जिसको मानते हैं भाखड़ा नांगल बांध बना था। ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पहले वीडियो में अच्छे से देख लिए हैं। आज इसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को देखना है भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना। भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में देखना है।
तो पहला पंचवर्षीय योजना का जो समय काल था वो था 1951 से लेकर के 1956 तक। 1951 से लेकर के 1956 था। तो द्वितीय का कब रहेगा? 1956 से लेकर के 1961 तक। 1956 से लेकर के 1961 तक। इसमें डेट याद कर सकते हैं। ये स्टार्ट हुआ था कब से? 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। मतलब 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक। 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना का समय काल है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या है? समय काल है। क्या क्या हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, इसके बारे में पूरे डिटेल से हम लोग को क्या है देखना है, आज पढ़ना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में हम लोग को देख लेते हैं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष कौन था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का अध्यक्ष बनाया गया था किसको? मतलब अभी जो पंचवर्षीय योजना है, देखते हैं इसका जो भारत का जो पदेन प्रधानमंत्री होता है, जो पदेन प्रधानमंत्री होता है वही क्या रहता है? अध्यक्ष रहता है। तो 1956 से लेकर के 1961 तक, यहाँ तक भारत का प्रधानमंत्री कौन बना हुआ है अभी तक? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो नेहरू जी अभी भी क्या बने हुए हैं? प्रधानमंत्री। तो जाहिर सी बात है यदि प्रधानमंत्री नेहरू जी है तो इसका अध्यक्ष भी कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू जी तो क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। अब इसका उपाध्यक्ष कौन बनेगा? उपाध्यक्ष कौन रहेगा? उपाध्यक्ष, अध्यक्ष देख लेते हैं पहले। अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बन जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन होगा? उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष पहले का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? पहले का उपाध्यक्ष बनाया गया था गुलजारी लाल नंदा को। पहले पंचवर्षीय का जो योजना है उसका अध्यक्ष उपाध्यक्ष किसको बनाया गया था? गुलजारी लाल नंदा को। दूसरे पंचवर्षीय योजना का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया? कृष्णमचारी को। कृष्ण को बनाया गया था कृष्णमचारी को बनाया गया था दूसरे पंचवर्षीय योजना का क्या? उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। फिर देखेंगे द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना है किसके मॉडल पर आधारित है? किसके मॉडल पर क्या है? आधारित है। तो किसके मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। किसके मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस किसके मॉडल पर आधारित है? पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना में क्या क्या हुआ है उससे पहले हम लोग देखते हैं जो जिसके मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना, पीसी महालनोबिस। तो पीसी महालनोबिस ने क्या बात बताया था, या फिर जो पीसी महालनोबिस है कौन है? तो आइए इसी के बारे में देखना है। पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय भारतीय सांख्यिकी कार्यालय, भारतीय सांख्यिकी कार्यालय के जो निर्देशक हुए हैं, कौन हुए निर्देशक? कौन है? पीसी महालनोबिस। ये पीसी महालनोबिस है भारतीय सांख्यिकी कार्यालय। इस कार्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। कहाँ है? कोलकाता में है। इसका निर्देशक कौन है? पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस। इसी पीसी महालनोबिस के जो मॉडल पर क्या है? आधारित है। ये 1956 है। 1956 1 अप्रैल 1956 से लेकर के 31 मार्च 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय योजना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना क्या था? उसका था कार्यकाल था पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस का पूरा नाम क्या है? पीसी महालनोबिस लगता है कि कई लोग मानते हैं कि वो क्या है, मतलब जो जानकारी नहीं है वो लोग मानते हैं, उनको लगता है कि क्या पीसी महालनोबिस महिला होगा, लेकिन ये महिला नहीं है। क्या है? ये पुरुष है। और ये कोई विदेशी व्यक्ति नहीं है, ये अपना खुद भारतीय है। क्या है? अपना खुद का क्या भारतीय व्यक्ति है पीसी महालनोबिस। पी से हुआ प्रशांत, पी से प्रशांत, सी से चंद्र, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस। और ये कहाँ का है? भारत का ही है। भारत में कहाँ का है? बंगाल का। कहाँ का है? भारत में ही बंगाल का रहने वाला था। इसका जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है 29 जून 1893 को। इसका जन्म हुआ है 29 जून 1893 को। अब ये इनका जन्म को हम लोग को क्यों पढ़ना है 29 जून 1893 को? अभी आएगा, क्योंकि 29 जून को कुछ विशेष है। इसके जन्म दिवस पर कुछ विशेष कार्य किया गया है, तो याद रखना जन्म 29 जून 1893।
फिर आएगा भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना कौन किया है? पीसी महालनोबिस ने किया है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना भी कौन किया है? पीसी महालनोबिस ने किया है, जिसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ है? कोलकाता में है। ये 2007 से, कब से? 2007 से पीसी महालनोबिस की जयंती पर, पीसी महालनोबिस की जयंती पर 29 जून को 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। किसके याद में? पीसी महालनोबिस के याद में हम लोग ये क्या करते हैं? मनाते हैं। पीसी महालनोबिस के याद में मनाते हैं। और यही पीसी महालनोबिस पहले वो क्या बताया क्या था? पीसी महालनोबिस ने बताया था कि यदि कोई भी देश को, या फिर जैसे उदाहरण लेते हैं भारत देश को, तो भारत देश को अपना विकास करना है तो भारत देश को निवेश करना चाहिए। पहला पंचवर्षीय में भी बताया गया था कि निवेश करना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि निवेश कहाँ करना चाहिए। द्वितीय पंचवर्षीय में पीसी महालनोबिस ने बताया था कि निवेश करना चाहिए, और निवेश कहाँ करना चाहिए? भारी उद्योग में निवेश करना चाहिए। कहाँ निवेश करना चाहिए? भारी उद्योग में निवेश करना चाहिए, ये बताया है। आधारभूत उद्योगों तथा भारी उद्योगों के विकास पर बल देना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? आधारभूत उद्योगों तथा भारी उद्योगों पर बल देना। उसके बाद क्या था? आय व संपत्ति की असमानता को कम करना तथा आर्थिक लाभ का समान वितरण करना। आर्थिक लाभ का क्या करना? समान वितरण करना। सभी में क्या? समान वितरण करना। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये पूंजी निवेश की दर को 7% से बढ़ा करके वर्ष 1960-61 तक 11% करना। इसका उद्देश्य क्या था? कि निवेश को 7% से बढ़ा करके 11% करना। और कब तक करना? 1960-61 तक। भारी उद्योग किसको बोलेंगे? भारी उद्योग है ना। भारी उद्योग मतलब ऐसे उद्योग जहां बड़े पैमाने पर मशीनरी का, उपकरण का, या फिर उच्च पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, उसको क्या बोलते हैं? भारी उद्योग। भारी उद्योग में जो उपभोक्ता है, जैसे हम लोग उपभोक्ता हैं, तो उपभोक्ता सीधा उनसे नहीं जुड़ पाते हैं। भारी उद्योग में मतलब किसके लिए उपयोग करते हैं? देखना है, उद्योग या सरकार किसके लिए? बड़े बड़े उद्योग के लिए। बड़े बड़े जो भारी उद्योग किसके लिए सामान मतलब उत्पादन करते हैं? बड़े उद्योगों के लिए। बड़े उद्योगों के लिए या फिर सरकार के लिए। बड़े उद्योगों या सरकार के लिए कच्चा माल तैयार करता है। क्या करता है? कच्चा माल तैयार करता है। मतलब भारी उद्योग से यदि कोई वस्तु बन रहा है तो वस्तु को डायरेक्ट उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, उस वस्तु को डायरेक्ट सीधा सीधा उपयोग नहीं करते हैं। उस वस्तु के सहयोग से और बहुत सारे उद्योग चलाते हैं, या फिर बहुत सारे उपकरण वगैरह, बहुत सारा सामान बनाते हैं, जिसका हम उपभोक्ता क्या करते हैं? उपभोग करते हैं। तो यही कच्चा माल व बड़े घटकों के रूप में काम आते हैं। बड़े घटकों के रूप में क्या है? काम आते हैं, न कि सीधे उपभोक्ता के लिए। मतलब सीधा उपभोक्ता यहाँ पे उत्पादित होने वाले वस्तु का उपयोग नहीं करते हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? भारी उद्योग। क्या बोलेंगे? भारी उद्योग। अब जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, पहला पंचवर्षीय योजना में तो देख लिए थे कि हम लोग कहाँ पे निवेश किए थे। हम लोग निवेश किए थे कहाँ पे? कृषि पे। कृषि पे निवेश किए थे, और वो जरूरत भी था कृषि, क्योंकि इसी समय भारत आजाद हुआ था। भारत में 1948 में अकाल पड़ गया था, भूखमरी का सामना करना पड़ा था भारत में। भारत के पास उतना संसाधन नहीं था कि और कहीं पे अपना विकास कर सके। या फिर बोल सकते हैं यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो बाकी निवेश का उसमें ध्यान नहीं रहेगा। तो उसका सबसे पहले उद्देश्य क्या रहेगा? कि अपने पेट की पूर्ति करना, भोजन की व्यवस्था करना। यही कौन किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में बने पहला पंचवर्षीय योजना भी किया था कि भारत में कृषि पर विशेष ध्यान दिया था। और कृषि पर विशेष ध्यान देने के लिए हम लोगों ने सिंचाई पर ध्यान दिए थे। कौन कौन से सिंचाई परियोजना बने थे उसको सबको देख लिए हम लोग। अब देखना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। कौन सा देखना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बना था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या क्या बना था? इस योजना के दौरान क्या क्या हुआ था? क्या होता है? भिलाई स्टील प्लांट बना था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई स्टील प्लांट बना था 1956 में। कब? 1955-56 में। 1955-56 में भिलाई स्टील प्लांट बनाया गया था। और भिलाई स्टील प्लांट कहाँ है? भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के, ये नाम से स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में है। कौन सा? भिलाई स्टील प्लांट। उसके बाद देखेंगे राउरकेला स्टील प्लांट। राउरकेला स्टील
प्लांट। तो राउरकेला कहाँ है? उड़ीसा में है। कहाँ, कौन से राज्य में है राउरकेला? उड़ीसा में है। उसके बाद कौन सा देखेंगे? दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो दुर्गापुर कहाँ है? दुर्गापुर है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है दुर्गापुर? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कहाँ दुर्गापुर है? उसके बाद देखेंगे चितरंजन लोकोमोटिव सीढ़ी उर्वरक कारखाना। ये सब चीज के बारे में हम लोग को देखना है। फिर थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं किसके बारे में, भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। भिलाई स्टील प्लांट के बारे में। तो ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में कहाँ है? भिलाई में है। ये देख सकते हो भिलाई स्टील प्लांट किसके सहयोग से बना है? क्योंकि इस समय तक तो भारत के पास इतना टेक्नोलॉजी का विकास हुआ नहीं था कि हम लोग अपने स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते थे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते थे। तो हम लोग को सहयोग किया था भिलाई स्टील प्लांट लगाने में। कौन किया था? भिलाई स्टील प्लांट लगाने में सहयोग किया था रूस। कौन किया था? रूस। तो रूस के सहयोग से भिलाई स्टील प्लांट स्थापित हुआ था। और इसी सहयोग में जो सहयोग किया था, दोनों का मित्रता के लिए एक छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक बाग बनाया गया है जिसको बोलते हैं मैत्री बाग। मित्रता का क्या है? एक प्रतिरूप है। क्या बनाया गया है? मैत्री बाग। मैत्री बाग कहाँ है? भिलाई में है। कहाँ है? भिलाई में है मैत्री बाग। उसके बाद देखना है कौन सा? राउरकेला। कौन सा देखना है? राउरकेला। तो राउरकेला कहाँ है? राउरकेला कहाँ? उड़ीसा में है। राउरकेला कौन से देश के सहयोग से बना है? तो ये बना है जर्मनी के सहयोग से। किसके सहयोग से बना है? जर्मनी के सहयोग से बना है। कौन सा? राउरकेला। फिर आगे कौन सा? दुर्गापुर स्टील प्लांट। कौन सा आएगा? दुर्गापुर स्टील प्लांट। तो दुर्गापुर कहाँ है? ये है पश्चिम बंगाल में। कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है दुर्गापुर। और किसके सहयोग से बना है? ये बना है ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से बना है? ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर स्टील प्लांट को बनाया गया था। उसके बाद और क्या क्या बना है इसके बारे में देखते हैं। एक चीज एक बना था क्या? चितरंजन लोकोमोटिव। चितरंजन लोकोमोटिव। चितरंजन कौन है? चितरंजन दास। हम लोग पढ़ सकते हैं, जब इतिहास पढ़ेंगे उसमें पढ़े हैं, उसमें देखते हैं चितरंजन दास। तो चितरंजन दास वही चितरंजन है, चितरंजन लोकोमोटिव। यही कांग्रेस से अलग होकर के 1923 में एक अलग से पार्टी बनाए थे। कौन सा? स्वराज पार्टी। एक अलग से पार्टी बनाए थे। कौन सी पार्टी बनाए थे? स्वराज। स्वराज दल बनाए थे ना, स्वराज पार्टी। वही कौन है? इसका अध्यक्ष कौन था? चितरंजन दास था। उसी चितरंजन के नाम पर चितरंजन लोकोमोटिव बनाया गया था। और कहाँ बनाया है? आसनसोल। कहाँ बनाया है? आसनसोल। आसनसोल कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हम लोग देखे थे सीढ़ी उर्वरक कारखाना। सीढ़ी उर्वरक कारखाना। ये कारखाना कहाँ लगाया गया था? झारखंड में लगाया गया था। ये सब जो काम हो रहा है कब हो रहा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय। सीढ़ी उर्वरक कारखाना ये कहाँ लगाया गया था? झारखंड में। उसके बाद आएगा इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। कौन सा आएगा? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री ये लगाया गया था कहाँ? चेन्नई में। कहाँ लगाया गया था? चेन्नई में। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। इसी चेन्नई में लगाया गया था क्या? इंट्रीगल कोच फैक्ट्री। ये सब जितना भी हम पढ़ रहे हैं ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना की क्या है? देन है। आगे देखते हैं और क्या क्या था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू किया गया था प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1957 में। क्या चालू किया गया था? प्रतिभा खोज और छात्रवृत्ति कार्यक्रम 1957 में चालू किया गया था। उसके बाद देखेंगे कौन सा? द्वितीय पंचवर्षीय योजना को भारत का आर्थिक संविधान भी कहा जाता है। भारत का संविधान देखते हैं हम लोग। भारत का संविधान देखते हैं जिसमें भारत में कैसे कैसे नियम कानून रहेगा, कौन से राज्य क्या शक्ति है, क्या राज्य को क्या शक्ति है। फिर व्यक्ति को जैसे मौलिक कर्तव्य देखते हैं, मौलिक अधिकार देखते हैं, हम लोग का क्या शक्ति है, क्या अधिकार है, सब जानने के लिए संविधान देखते हैं। कौन सा देखते हैं? संविधान। पूरा नियम कानून, संसद कैसे चलेगा, ये सब लिखा है। देश कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, वो कहाँ लिखा है? संविधान में। द्वितीय पंचवर्षीय को हम लोग बोलते हैं क्या? आर्थिक संविधान। द्वितीय पंचवर्षीय हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थिक संविधान। क्योंकि इसी समय आया था इसी समय क्या आया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत क्या आया था? एक अधिनियम लेके आए थे। एक अधिनियम लेके आया था जिसको बोलते हैं कारखाना अधिनियम। फिर औद्योगिक नीति, एक नीति भी लेके आए गए थे। उस नीति को क्या बोलेंगे? औद्योगिक नीति। पहला औद्योगिक नीति भारत का आया था, औद्योगिक नीति। और ये कब आया था? 1956 में। कब आया था? 1956 में आया था। इसीलिए इसी दिन से 1956 से ही हम भारत की अर्थव्यवस्था, अच्छा यहाँ पे लिखा है, भारत की अर्थव्यवस्था को 1956 से ही हम लोग किस नाम से जानते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब से मानते हैं? 1956 को।
क्योंकि भारत में पहला औद्योगिक जो नीति बनाया गया था वो बनाया गया था 1956 में। कब बनाया गया था? 1956 में। यहाँ पे देख लेते हैं, 1956 में बनाया गया था पहला औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति कब कब बनाया गया था, इन सब के बारे में हम लोग को देखना है। तो पहला बनाया गया था 1956 में। 1956 में भारत का पहला औद्योगिक नीति बनाया था। पहला औद्योगिक नीति, पहला औद्योगिक नीति बनाया गया था 1956 में। उसके बाद आएगा दूसरा औद्योगिक नीति। दूसरा औद्योगिक नीति बनाया गया था 1973 में। 1973 में दूसरा औद्योगिक नीति बनाया गया था। दूसरा औद्योगिक नीति बनाया गया था भारत में उद्योग के लिए। फिर बनाया गया था 1977 में। 1977 में तीसरा औद्योगिक नीति बनाया गया था। तीसरा औद्योगिक नीति बनाया गया था। फिर आएगा 1980। 1980 में चौथा औद्योगिक नीति बनाया गया था। फिर आया था 1991 में। कब? ये 1991 में। 1991 में बनाया गया था औद्योगिक नीति। औद्योगिक नीति 1991 में बनाया गया था औद्योगिक नीति। ये 1991 जो वर्ष है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बहुत कुछ हुआ था 1991 में। अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो देखेंगे बैंक के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ है, उद्योग के क्षेत्र में बहुत कुछ हुआ था। इसी समय एक सुधार लाया गया था। इसी समय एक सुधार लाया गया था जिसको हम लोग बोलते हैं राव सिंह सुधार। एक बार बार क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा क्वेश्चन होता है, राव सिंह सुधार क्या है? राव सिंह सुधार, राव सिंह सुधार। तो राव सिंह सुधार क्या है कि इस समय सिंह मतलब कौन हो जाएगा? मनमोहन सिंह। कौन सा हो जाएगा? मनमोहन सिंह। और राव मतलब कौन सा हो गया? नरसिम्हन राव। तो प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हन राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। तो इन्हीं दोनों मिलकर के एक सुधार लाया था। उसे हम किस नाम से जानते हैं? राव सिंह सुधार के नाम से जानते हैं। 1991 में आया था औद्योगिक नीति। जो औद्योगिक नीति आज भारत के इतना समय आजाद होने के बाद भी 1991 का जो औद्योगिक नीति है वो अभी भी क्या हो रहा है? चल रहा है। ये बहुत सोचने की बात है कि भारत इतना बड़े बड़े बात कर रहा है। भारत चाहे कोई भी सरकार रहे, 1991 से लेकर के आज 2025 तक अभी तक वही औद्योगिक नीति चल रहा है। कौन सा? 1991 का। मतलब भारत को हम लोग इतना बोलते हैं कि इतना आगे बढ़ गया है, इतना आगे बढ़ गया। भारत विश्व का तीसरा अर्थव्यवस्था बन गया है, फिर बनने जा रहा है। बहुत सारे बड़े बड़े जो देश है उसको पीछे छोड़ दिया करके बोलते हैं, लेकिन आज तक हमारा जो औद्योगिक नीति है वही सुधार नहीं हुआ है। हम लोग का भारत का औद्योगिक नीति ही सुधार नहीं हुआ है। ना इसके बारे में कोई आवाज उठा रहे हैं, ना इसके बारे में कोई भी व्यक्ति आवाज उठाए, चाहे पढ़े लिखे व्यक्ति हो या फिर जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि औद्योगिक नीति जब तक सुधार नहीं होगा तब तक देश का फिर कोई भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं 2025 है और ये 1991 मतलब लगभग 34 साल, 34 साल जो भारत की आवश्यकता था या फिर कोई भी क्षेत्र या फिर देश का जो आवश्यकता 34 साल पहले जो रहा होगा, क्या आज वही आवश्यकता होगा? सब आगे बढ़ रहा है तो इस नीति को भी आगे बढ़ जाना चाहिए। 2023 में एक औद्योगिक नीति आया था। 2023 में एक औद्योगिक नीति आया था, लेकिन केवल वो मसौदा था, केवल मसौदा तैयार किया गया था। केवल मसौदा तैयार किया गया था, केवल ड्राफ्ट तैयार किया गया था, नीति लागू नहीं है। तो अभी तक कौन सी नीति चलता है भारत में? 1991 का औद्योगिक नीति चलता है। तो औद्योगिक नीति का स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1956 से स्टार्ट हुआ था। और जिस दिन से भारत में औद्योगिक नीति स्टार्ट हुआ था उसी दिन से हम लोग मानते हैं कि भारत का अर्थव्यवस्था किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है। तो भारत का अर्थव्यवस्था कैसा है? भारत का अर्थव्यवस्था को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो हो गया 1956 के जो औद्योगिक नीति जो आया था उसे बोलते हैं हम लोग भारत का आर्थिक संविधान। भारत का आर्थिक संविधान। उसके बाद आगे देखना है कौन सा? ये परमाणु ऊर्जा विभाग। परमाणु ऊर्जा विभाग का भी 3 अगस्त। परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना मानते हैं कब? 1958 से। कब से मानते हैं? 1958 से मानते हैं। कौन सा? परमाणु ऊर्जा विभाग 3 अगस्त 1958। ये विभाग बना था कब? विभाग बना था 1958 में। लेकिन परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग, तो परमाणु ऊर्जा आयोग आ गया था 1948 में। परमाणु ऊर्जा आयोग बन गया था कब? 1948 में आयोग बन गया था 1948 में। लेकिन ये विभाग के रूप में आया है कब? 1958 में, 3 अगस्त 1958।
3 अगस्त 1958 में एक विभाग के रूप में क्या है आया था। तो आयोग 1948 में बन गया था। इस आयोग का पहला अध्यक्ष किसको बनाया गया था? आयोग का पहला अध्यक्ष बने थे होमी जहांगीर भाभा। किसको बनाया गया था? होमी जहांगीर भाभा को। यही क्या था? पहला अध्यक्ष बना था। एक सब जो कार्य हो रहा है कब से हो रहा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ही समय में क्या ये हो रहा है। उसके बाद देखेंगे ये 1 मार्च 1958 को 1 मार्च 1958 को सरकारी प्रस्ताव के अनुसार से ये परमाणु ऊर्जा आयोग क्या हो गया था? बन गया था। उसके बाद 1 सितंबर 1956 को 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ये जितना भी कार्यक्रम, जितना भी आयोग बन रहा है या फिर कार्यक्रम चल रहा है, ये सब किसके तहत चल रहा है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत ही क्या हुआ है? चल रहा है। इसी कड़ी में देखेंगे आगे क्या हुआ था। ये एक डीआरडीओ की स्थापना भी 1 जनवरी 1958 को हुआ था। 1 जनवरी 1958 को किसकी स्थापना किया गया था? डीआरडीओ का स्थापना किया गया था। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय। वर्तमान में डीआरडीओ का इसका अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? डीआरडीओ का अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? कामत। कौन है? कामत। अभी वर्तमान में कौन है? कामत को वर्तमान में डीआरडीओ का अध्यक्ष वही है। इसका अध्यक्ष कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया था। 2026 तक उसका कार्यकाल है डीआरडीओ का। फिर आगे देखते हैं और क्या हुआ था। तो ये हुआ द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना इसी के साथ क्या होता है? समाप्त होता है। अब जो तृतीय पंचवर्षीय योजना पढ़ेंगे, उसमें देखना है क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय स्टार्ट हो जाएगा 1961 से लेकर के 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो जाएगा। इसी बीच में तृतीय पंचवर्षीय योजना थोड़ा सा इसमें क्या होगा? सफल नहीं मिलेगा, हमको सफलता नहीं मिलेगा, वो असफल हो जाएगा। असफल होने के कारण क्या है देखेंगे। भारत और चीन के साथ कैसे क्या युद्ध हुआ था, कैसे कैसे युद्ध हुआ था, युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। उसके बाद देखेंगे 1964 में नेहरू जी का कैसे मृत्यु हुआ था। इसी में देखना है 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच क्या युद्ध हुआ था। 1966 आएगा तो भारत में मुद्रा का अवमूल्यन किया गया था। उसी के बाद इसी 66 में देखना है क्या कि अपना प्रधानमंत्री कौन? लाल बहादुर शास्त्री जी क्या हो जाएंगे? उनका भी निधन हो जाएंगे। तो किस क्षति का पूरा हर्जाना भरना पड़ा था भारत को। इसी समय 3-4 गाना आए थे, ऐ मेरे वतन के लोगों, ये सब गाना पूरा डिटेल में देखना है अगले वीडियो में। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में देखना है। कौन सा? तीसरा पंचवर्षीय योजना में। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।